जिस हद से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। हम बात कर रहे हैं अली खamenei की शहादत के बारे में। हम बात कर रहे हैं हक और बातिल की। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने जुल्म बर्दाश्त किए और हक की राह में मारा गया, लेकिन बातिल के हाथ में बैत नहीं की। अली खamenei साहब को समझने के लिए और इसको ये समझने के लिए कि इजराइल और अमेरिका को उनसे इतनी तकलीफ क्यों थी, हमें थोड़े से डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मिडिल ईस्ट के। और इन डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको तारीख में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 1939 में अली खamenei साहब पैदा होते हैं और बचपन से ही इनको इस्लाम, शरीयत, फिक्र में बहुत इंटरेस्ट था। इनका नाम और इनकी पर्सनालिटी प्रोमिनेंट तब होती है जब ये इनकलाबी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं जो रज़ा शाह पहलवी की डायनेस्टी के खिलाफ थी। रज़ा शाह पहलवी कौन थे? ये ईरानियन मोनार्क थे और ये यूएस बैक्ड थे और ये यूएस की लिबरल वैल्यूज़ को ईरान में प्रमोट भी करते थे और इंश्योर भी करते थे। इनके खिलाफ जिसने तहरीक स्टार्ट की, दैट पर्सन वॉज आयतुल्लाह खamenei। आयतुल्लाह खamenei की अगर हम बात करें तो इनकी सरगर्मियों का इम्पैक्ट जो है वो रज़ा शाह पहलवी के ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहा था और रज़ा शाह पहलवी की जो गवर्नमेंट है वो वीक हो रही थी। इसीलिए इन्होंने एक तरीका इख्तियार किया, जितने भी लोग इस इनकलाबी सरगर्मियों का हिस्सा थे ना सिर्फ उनको पकड़ के जेलों में डालना शुरू किया, बल्कि बहुत से जो इनकलाबी मुहिम के हिस्सेदार लोग थे उनको जिलावतनी की सज़ा सुना दी गई। साथ ही साथ ये भी जहन में रखिएगा कि आयतुल्लाह खamenei साहब को भी जो है वो जिलावतनी पे भेज दिया गया। उसके बाद 1960-1970 की दिहाई गुजरती है और 1970s में 1975 के बाद हम देखते हैं कि ईरान के जो लोग हैं वो खुद रज़ा शाह पहलवी की जो डायनेस्टी है उससे बहुत ज़्यादा फेडअप होना शुरू हो गए थे और फाइनली जो इनकलाबी सरगर्मियां हैं उन्होंने दोबारा सर उठाना शुरू किया। इन्हीं इनकलाबी सरगर्मियों के चलते हुए हम ये देखते हैं आयतुल्लाह अली खamenei साहब जो हैं वो जिलावतनी से वापस ईरान आते हैं और उसी के आउटकम में जब ये सरगर्मी और इनकलाब जोर पकड़ता है और 1979 में इनकलाबी रेवोल्यूशन जो है वहाँ पर वो सक्सेसफुल होती है और आयतुल्लाह खamenei साहब वहाँ के सुप्रीम लीडर बनते हैं, तो ये जो डिसाइपल थे, ये जो पैरोकार थे, ये जो उनके बहुत क्लोजेस्ट स्टूडेंट थे जिनको हम कह रहे हैं अली खamenei साहब, वो भी इस सारी सरगर्मी में उनके बहुत करीब नजर आते हैं। ये उभर के उस वक्त सामने आते हैं जब 1981 में ईरान का इनको प्रेसिडेंट मुकर्रर कर दिया जाता है और इनको आयतुल्लाह खamenei साहब ने खुद ईरानी प्रेसिडेंट मुकर्रर किया था। यहाँ से हमें पता चलता है कि उनका कैलिबर, उनकी कंपैटिबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटीज कितनी स्ट्रांग थी। और जब 1989 के अंदर आयतुल्लाह खamenei साहब वफात पाते हैं तो उसके बाद वहाँ की जो मजलिस निगहबान है उसने अली खamenei साहब को सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान मुकर्रर कर दिया था। अली खamenei साहब ने हुकूमत में आते ही ये दावा किया था कि वो ईरान को स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री ऑफ मिडिल ईस्ट बनाएंगे एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एज वेल, and Iran will protect its Muslim brothers and Shia brothers as well। इसी के चलते हुए उन्होंने ये देखा कि हमारे इर्द गिर्द तमाम तर मगरबी ताकतों ने हाथ मिला लिए, तो उस टाइम पर हमने देखा कि ईरान में एक स्लोगन भी यूज हुआ था विच इज बेसिकली नोन एज यूएस एज अ ग्रेट सेटन, यूएस एक बड़ा शैतान है, एंड इजराइल एज अ स्मॉलर सेटन, और इजराइल एक छोटा शैतान है। यानी हम ये देखते हैं कि अली खamenei साहब जानते थे कि मेरे दो बड़े दुश्मन हैं, इजराइल एंड अमेरिका। इजराइल और अमेरिका को कमजोर करने के लिए और इसलिए कि वो ईरान पे हाथ ना डाल सकें, अली खamenei की हुकूमत के दौरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होता है और साथ ही साथ ये अपना एक्सेस एक्सपैंड करते हैं मल्टीपल स्टेट्स के अंदर, ताकि उन स्टेट्स को यूज करते हुए उन स्टेट्स के साथ अपना हाथ मिलाकर अलाइन स्ट्रांग करके वहां पर अपने मिलिट्री जोन्स और हब्स डेवलप करके ये इजराइल को ईरान पर अटैक करने से रोक सकें। जिसमें जो मेजर हमें प्रॉक्सीज मिलती हैं या मिलिटेंट ग्रुप्स मिलते हैं उसमें सबसे पहला और खास है हमास, जो फलस्तीन में पिछले 30-40 सालों से ऑपरेशनल था। हमें हिजबुल्लाह मिलती है जो लेबनान वगैरह में बहुत एक्टिव थी, और हमें सीरिया में बाकायदा तौर पर बशार अल असद की गवर्नमेंट मिलती है, असद रजीम, द शिया रजीम, जो बेसिकली ईरानियन बैक्ड थी। तो उन्होंने बेसिकली सीरिया, यमन, हमास, लेबनान, इन तमाम तर चीज़ों को मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज को यूटिलाइज कर रहे थे ताकि वो ईरानियन नेक्सस को स्ट्रॉन्ग कर सकें, और इसको उन्होंने नाम दिया था एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। अमेरिका और इजराइल ने ओवर द नाइट अली खamenei का कत्ल नहीं किया है, इसके पीछे उनकी प्रॉपर डिटेल ऑपरेशनल प्लानिंग मौजूद थी। अमेरिका जब भी रजीम चेंज ऑपरेशन में इन्वॉल्व होता है तो अमेरिका उसकी प्लानिंग और प्लॉटिंग 10 साल पहले शुरू कर देता है। यहाँ मैं रेफर करना चाहूंगी ट्रम्प की फर्स्ट प्रेसिडेंसी को।
ट्रंप ने अपनी पहली प्रेसिडेंसी में आते ही ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश की थी, साइबर अटैक्स किए थे उनके न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स के ऊपर, और साथ ही साथ कासिम सुलेमानी का कत्ल किया था। अब आप कहेंगे कासिम सुलेमानी कौन था? कासिम सुलेमानी का रैंक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रैंक के इक्विवेलेंट था, और कासिम सुलेमानी वो बनता है जो हमास, हिजबुल्लाह, इन तमाम तर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स को लीड करता था। उसको कत्ल करने का मकसद ही ये था कि एक लीडरशिप गैप क्रिएट किया जा सके इन मिलिटेंट ग्रुप्स को लेकर, और वही हुआ जिसका डर था। 2021 के बाद ना सिर्फ ये ऑर्गेनाइजेशंस वीक हुई हैं, बल्कि इनमें लीडरशिप क्राइसिस भी हमें फेस करने को मिलता है। और साथ ही साथ बशार अल असद के रजीम को गिराने के लिए सीरिया में कोशिशें शुरू हो गई, जो कि गिरा भी दी गई 2 साल पहले। तो सीरिया से उनका नेक्सस वीक कर दिया गया, हिजबुल्लाह को वीक कर दिया गया, और हमास को कमजोर कर दिया गया, यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को फिनिश कर दिया गया। यहां तक बात खत्म नहीं होती है। जो मेजर लीडरशिप थी हमास वगैरह की, फॉर इंस्टेंस इस्माइल हनिया, उनका कत्ल जो है वो ईरान के अंदर किया गया। इसका मतलब है कि जो उनकी साइबर सिक्योरिटी थी, जो उनकी बेसिकली सर्वेलेंस थी, वो तो ईरानियन हेड्स को लेकर, ईरानियन लीडर्स को लेकर बहुत पहले से बहुत एविडेंट हो गई थी। तो ईरान शुड रिमेन वेरी कॉशियस अबाउट इट। खैर, रिसेंटली 2025 में हम देखते हैं कि ईरान के बाकायदा न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स के जो लीडिंग न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उनको ड्रोन अटैक्स में कत्ल कर दिया गया। और आखिरकार हम ये देखते हैं कि 1 मार्च 2026 जो इस्लामिक तारीख का एक काला दिन साबित हुआ है, उसमें अली खamenei को अटैक करके ना सिर्फ उनको, उनके बेटे, उनकी नवासी, उनकी बहू को भी कत्ल कर दिया गया। एंड दैट इज बेसिकली नोन एज द regime change operation, to change the leader, to change the cause, to change the history, to change the ideology. यूएस और इजराइल ने ये किया है ताकि वो मिडिल ईस्ट में अपना इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग कर सकें, ताकि वो पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल कर सकें, ताकि वो मुस्लिम उम्मा को कंट्रोल कर सकें। और यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसेट विच इज बेसिकली ऑयल, उसमें किसी भी और स्टेट की मोनोपोली हो। अमेरिका के यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मा को वीक करने के और इजराइल को स्ट्रॉन्ग करने के इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका के एक अंडरलाइंग इंटरेस्ट भी है, विच इज ऑयल, विच इज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ताकि स्टेट ऑफ हार्मुज का कंट्रोल दोबारा से ऐसी रजीम आए जो यूएस के कंट्रोल में हो, ऐसी रजीम आए जिससे ईरानियन तेल पर यूएस अपना कब्जा जमा सके। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा है 2 से 3 माह पहले यूएस ने पहले ही वेनेजुएला प्रेसिडेंट को भी इसीलिए उठवाया था और इसीलिए उनके रजीम चेंज की थी, क्योंकि वेनेजुएला भी अपने तेल पर यह क्लेम कर रहा था कि उतना तेल खुद अपनी मर्जी से बेचेंगे। और ईरान तो ये कब से कर रहा था, बस ये चैलेंज करना बर्दाश्त नहीं हुआ। लेकिन यस, अली खamenei stood firm. He died, but he died with dignity. वो शहीद हैं। He is a sign of resistance. और ये हमें याद रखना चाहिए। That's all I have to say.